हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसका हम हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ठीक है, हमको बताना है कि अगर मच्छरों के प्रकोप के लिए अगर शिकायत पत्र लिखना हो तो हम किसको शिकायत पत्र लिखेंगे। तो ऑप्शन ए माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी है माननीय प्रधानाध्यापक जी को, और ऑप्शन डी है माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना होगा तो हम किसे लिखेंगे, तो हम वो लिखेंगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है विसर्ग। तो जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई छ छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है ओष्ठ। ठीक है, आपको बताना है कि इसका उच्चारण किससे होता है। तो इसका उच्चारण किससे होता है, तो ये होगा हमारा तालव्य से। ठीक है, तालव्य से उच्चारण अर्थात क्या होता है कि इसका उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। तालव्य मतलब तालु एवं जीभ के स्पर्श से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है अनुस्वार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ठीक है, हमको इसमें बताना है कि कौन सा स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए है पुस्तकालय, ऑप्शन बी है सदगति, ऑप्शन सी है दिग्दर्शन और ऑप्शन डी है उज्ज्वल। तो इसमें स्वर संधि कौन सा होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय क्या है, हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भेद है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है पुस्तक धन आलय, और ये क्या है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय है, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अव्ययीभाव समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा, तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं हम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि ये अपशब्द व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है अव्यय। ठीक है, तो अपशब्द क्या है, तो अपशब्द क्या है, ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। ठीक है,
अफसोस में बताना है कि अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए है संबोधन सूचक अव्यय, ऑप्शन बी है शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन सी है आश्चर्य सूचक अव्यय और ऑप्शन डी है हर्ष सूचक अव्यय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें अफसोस में? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शोक सूचक अव्यय हमारा सही होगा। शोक सूचक अव्यय क्या होता है? तो जिस अव्यय से शोक के भाव का बोध हो उसे हम शोक सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिससे या जिस अव्यय से शोक, इसी को हम दुख यहाँ लिख दें, दुख के भाव का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शोक सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है कुकुर और ऑप्शन डी सी है लाख और ऑप्शन डी है भीतर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तत्सम कौन सा है? तो तत्सम है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होगा कुत्ता। ठीक है, कोयल क्या है? कोयल का तत्सम क्या होगा? तो कोयल का तत्सम होगा कोकिल, कोकिला। लाख का तत्सम क्या होगा? तो लाख का तत्सम होगा लक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आलय, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है अंधकार और ऑप्शन डी है उल्लास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें तद्भव कौन सा है? तो इसमें है तद्भव ऑप्शन नंबर ए, आलस, आलस। ठीक है, ये क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा आलस्य। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? आलस्य होगा। ठीक है, और अंधकार का अंधकार क्या है? अंधकार ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा अंधेरा। ठीक है, अंधेरा। कुष्ठ का क्या होगा? तो कुष्ठ का होगा कूढ़। ठीक है, कुष्ठ का कूढ़ होगा। देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि अर्ध तत्सम इसमें कौन है। तो ऑप्शन ए है रात्रि, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है बच्चा और ऑप्शन डी है कान। तो अर्ध तत्सम कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, दही। दही क्या है? ये अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो तत्सम शब्दों के मामूली परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में चले आए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम बोलते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं हम। वे शब्द जो तत्सम शब्दों के मामूली परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में चले आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? और तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित शब्द में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ग्लास, ऑप्शन बी है चल, ऑप्शन सी है आश्चर्य और ऑप्शन डी है छाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ग्लास क्या है? ग्लास ये विदेशी शब्द है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को हमको बताना है कि कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है आसमानी, ऑप्शन बी है नियमित, ऑप्शन सी है पाश्चात्य और ऑप्शन डी है अनुशासन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अनुशासन क्या है? ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हमको बताना है कि आप में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित शब्द में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन है। तो ऑप्शन ए है मजहब, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है पीड़ा और ऑप्शन डी है अज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें विशेषण कौन है? तो ये होगा हमारा नैतिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि धीरे धीरे क्या है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो धीरे धीरे क्या है? तो ये है हमारा क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि क्या है, धीरे धीरे लिखने की आदत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि लेकिन में व्याकरण की दृष्टि से लेकिन क्या है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा लेकिन क्या है हमारा? लेकिन हमारा अव्यय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब ये कौन सा अव्यय है? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए आगे देखते हैं। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी निपात और ऑप्शन डी उपसर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निपात। निपात हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि ये आकाश का इसमें से पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है व्योम, ऑप्शन बी है गगन, ऑप्शन सी है रसाल और ऑप्शन डी है नभ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, रसाल। ठीक है, रसाल। रसाल ये क्या है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? तो आम का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संतोष महाधन है। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है। ठीक है, हमको संतोष का विलोम बताना है कि क्या होगा संतोष का विलोम। तो ऑप्शन ए है असंतोष, ऑप्शन बी है अस्वीकार, ऑप्शन सी है असहयोग और ऑप्शन डी है असार। तो संतोष का विलोम क्या होगा? तो संतोष का विलोम होगा असंतोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, वहीं अस्वीकार का विलोम क्या होगा? तो अस्वीकार दिया है तो ये स्वीकार का विलोम होता है अस्वीकार।
स्वीकार का विलोम होता है अस्वीकार, ठीक है। और सहयोग, असहयोग दिया है तो ये किसका विलोम होता है, तो ये सहयोग का विलोम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सी जोड़ी सही है। तो ऑप्शन ए है न्याय अन्याय, ऑप्शन बी है धरा पृथ्वी, ऑप्शन सी है अचल अचला और ऑप्शन डी है मान अपमान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा अचल या अचला। ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पर्वत या पर्वत और स्थिर या पृथ्वी, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अगला देखते हैं हम। दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द होगा, ठीक है। हमको बताना है कि दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है आक्षेप, ऑप्शन सी है दूरदर्शी और ऑप्शन डी है उपकारी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो दूसरों की बात में दखल देना क्या होता है, ये हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मुंबई के निकट पूना है रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। हमको बताना है कि निकट क्या है। तो ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक शब्द, ऑप्शन बी है संबंध सूचक शब्द, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, संबंध सूचक शब्द या इसी को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसके और उदाहरण क्या होते हैं, जैसे हम इसमें क्या आता है संबंध सूचक में, तो ये क्या है, इसमें आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे नीचे सामने पास निकट आदि इसके उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं रेखांकित शब्द का अर्थ है के लिए, काम को बताना है कि के लिए का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है परसर्ग, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परसर्ग, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, परसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए लता, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे होगा लताएं, ठीक है, लता लताएं। ऑप्शन बी है घोड़ा घोड़े, ऑप्शन सी है किताब किताबें और ऑप्शन डी है सखी सखियां। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है हमको बताना है, तो ये होगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाच्य। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या आपको कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, ठीक है। हमको बताना है कि किसमें भविष्यत काल है। तो ऑप्शन ए है गाय घास चरती है, ऑप्शन बी रोहित मुंबई गया था, ऑप्शन सी मैं कल घूमने जाऊंगी, ऑप्शन डी है माँ बच्चों को पढ़ा रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी में क्या है भविष्यत काल है, ठीक है, क्या है, तो भविष्यत काल है। गाय घास चरती है, ये क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें सामान्यतः क्या है वर्तमान काल है,
ठीक है, रोहित मुंबई गया था, इसमें क्या है, तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, और माँ बच्चों को पढ़ा रही है, इसमें क्या है, तो इसमें तात्कालिक वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। ठीक है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है आप लोग, ऑप्शन बी है तुम लोग, ऑप्शन सी है हम, और ऑप्शन डी है ये लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तुम लोग। ठीक है, क्या होगा, तुम लोग होगा। और आप लोग किसका बहुवचन है, आप लोग का बहुवचन क्या होगा, तो ये आप लोग का ये आपका बहुवचन है। ठीक है, आपका बहुवचन है। और मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का बहुवचन हम होता है। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या होता है, तो हम होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य, और ऑप्शन डी है विधान वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्यों, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है विधान वाक्य, ऑप्शन सी है निषेधात्मक वाक्य, और ऑप्शन डी है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर इसमें कौन सा वाक्य का कौन सा प्रकार होगा, तो ये होगा हमारा विधान वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो विधान वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कहाँ पे अशुद्ध अंश है। तो ऑप्शन ए है तुमको, ऑप्शन बी है मुझे, ऑप्शन सी है पढ़ाना, और ऑप्शन डी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, तुमको। ठीक है, तुमको क्या है यहाँ पे अशुद्ध है, तुमको के स्थान पे क्या होगा, तो ये होगा तुमको के स्थान पे तुम है, क्या होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। मुझे बाहर जाना है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मुझे बाहर जाना है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, किसी पद, वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी है अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन सी है कोष्टक चिन्ह, और ऑप्शन डी है तिर्यक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधोरेखा चिन्ह। अगला देखते हैं हम। अगला है उसने तो मेरी आंखें खोल दी,
उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए भ्रम को दूर करना, ऑप्शन बी किसी बात पर ध्यान न देना, ऑप्शन सी है स्वागत के लिए राह देखना, और ऑप्शन डी है अंधकार दूर करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आंखें खोल दी का मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए जल्दी से कार्य करना, ऑप्शन बी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन सी है मुसीबत आने से घबरा जाना, और ऑप्शन डी है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। ठीक है, तो आग लगने पे कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ का क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है समंदर, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष, ऑप्शन सी है धरती, और ऑप्शन डी है विश्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि समानार्थी जोड़ा इसमें कौन सही है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए है पार्वती महेश्वरी, ऑप्शन बी है व्यवहारिक अव्यवहारिक, ऑप्शन सी है शेर शेरनी, और ऑप्शन डी है लड़का लड़के। तो कौन समानार्थी जोड़ा सही है इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पार्वती महेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी है जयपुरी, और ऑप्शन डी है बघेली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जयपुरी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में क्या बोली जाती है? अवधी भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, और बघेली भी बोली जाती है, लेकिन जयपुरी नहीं बोली जाती। ये कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या यहाँ पे मराठी बोली जाती है। ठीक है, बाकी झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या होता है? हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास जी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है मीराबाई, और ऑप्शन डी है संत तुकाराम। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचयिता की गई है। अगला देखते हैं हम। अगला है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि हमको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो हम पढ़ते हैं डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसका हमको हिंदी बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रदूषण से बचना चाहिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या है, और ऑप्शन डी है प्रदूषण एक समस्या है। तो क्या होगा? डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम का अर्थ क्या होगा हिंदी अनुवाद? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को हानि पहुंचाना
आज की बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद करना है हमको, इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है कि शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। तो ऑप्शन है एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल। ऑप्शन बी है एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन सी है एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन। ऑप्शन डी है प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर आवर लाइफ। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटता है। ऑप्शन ए है आदिकाल, नहीं ये पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन इसके अगले में है। तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे क्या दिया है कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल है, दूसरा भक्तिकाल है, तीसरा रीतिकाल है और चौथा आधुनिक काल है। तो कितने भाग हो गए? तो ये हो गए 4 भाग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ठीक है, बताना है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। तो ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल और ऑप्शन डी है रीतिकाल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूरदास किस काल के संत कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए है रामायणी, ऑप्शन बी है सुर सरावली, ऑप्शन सी है सुर सागर और ऑप्शन डी है साहित्य लहरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये है रामायणी क्या है? सूरदास की रचना नहीं है। ठीक है, रामायणी किसकी रचना है? तो ये कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीर दास जी की है। ठीक है, बाकी सुर सरावली, सुर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये सूरदास की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है श्रृंगार रस। ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है शांत रस और ऑप्शन डी है भयानक रस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस। ठीक है, सूरदास के पदों में क्या है? भयानक रस का प्रयोग नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है उपन्यास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। क्या है? आधे अधूरे क्या है? ये नाटक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये है हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ठीक है, हमको बताना है कि छायावादी रचनाकार इनमें से कौन है। तो ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मुक्तिबोधन, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी है त्रिलोचन शास्त्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो ये होगा छायावादी रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।